चलिए आ जाओ, हम अपना आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। और आपके टॉपिक का नाम है टेंस। ठीक है, एक काम करना है आपको, मेरे साथ में बोलते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है और अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो बोलना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। ठीक है, आपको एहसास नहीं होना चाहिए कि आप घर पर बैठे हुए हो और मैं आपको दूर से पढ़ा रहा हूँ। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो बोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आपने टॉपिक का नाम क्या लिखा? अरे बोल कर बता दो ज़रा। टेंस, शाबाश। टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, टेंस होता क्या है? पहली बात, टेंस होता क्या है? ठीक है, टेंस को हम जो यहाँ समझेंगे बेटा वो 3 लेवल पर समझेंगे। ठीक है, 3 लेवल पर ध्यान से समझना। टेंस 3 लेवल पर कौन कौन सा होता है। पहली जो चीज़ हम टेंस में समझते हैं वो समझते हैं हम टेंस का बेसिक। टेंस का बेसिक बेटा, बेसिक का मतलब होता है कि टेंस, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। किसे देखकर आप कहोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये आपका बेसिक्स वाली चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल की चीज़ें कैसे? जहाँ से आप अगर एसएससी, एनडीए, बैंक, टेट, सीटेट के अगर प्रिपेयर करते हैं तो एडवांस लेवल से ही आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें आपको एरर पहचानना होता है कि सेंटेंस में गलती कहाँ पर है। ठीक है, किन किन चीज़ों के बेस्ड पर गलतियाँ जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। ठीक, और फिर तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं वो है बेटा जी आपका शॉर्टकट्स, यानी जो ट्रिक्स बना लेते हो ना आप, टेंस पढ़ रहे हो, ट्रिक्स बना लेते हो, तो वो ट्रिक्स कहाँ से बनती हैं? कहीं ना कहीं से तो बनती होंगी। तो वो ट्रिक्स कहाँ से बनती हैं और कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं? टेंस में कितने टाइप की ट्रिक्स आप समझ सकते हो। इन चीज़ों को हमने नाम क्या दिया सरकार, बोलकर बता दो। शॉर्टकट, सब बस। चलो अब हम समझते हैं टेंस होता क्या है। टेंस को हम 3 लेवल पे पढ़ने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ टेंस। टेंस होता क्या है? देखो ज़रा, अगर आप टेंस की बात करोगे तो टेंस जो है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द क्या था? टेम्पस। जब ये इंग्लिश में आया तो यही शब्द क्या बन गया? टेंस। ठीक, अच्छा, अगर आप टेंस की डेफिनेशन समझने का काम करो, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसे कहा जाता है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, यानी कि काम को करने का जो समय है उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर हम जब बात करते हैं टाइम और टेंस की, तो जो वर्ब और टाइम के बीच में, यानी एक्शन और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसी को टेंस कहा जाता है। कई बार क्या होता है, किताबों में चैप्टर दे दिया जाता है टाइम एंड टेंस, तो बच्चा समझता है कि टाइम और टेंस एक ही चीज़ है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझो क्यों? क्योंकि टाइम को अगर हम बात करें तो ये टाइम 4th डायमेंशन का काम करता है। टाइम 4th डायमेंशन है, जिसको आप 4D कहते हो। 3D होता है, उसी तरह से एक ये भी आयाम है। टाइम का मतलब है, टाइम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? चेंजमेंट को। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। टाइम हमेशा चेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? टाइम होता क्या है भाई? जो परिवर्तन हो रहा है आपके सामने, जो चीज़ें बदल रही हैं वो सभी कौन से डायमेंशन में बदल रही हैं? टाइम में बदल रही हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो 4था डायमेंशन है, 4था आयाम है। जैसे एक गतिशील बिंदु को किसी दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जो आयाम लगता है उसी डायमेंशन को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? समझिए, जैसे आपने बोला मैं लिख रहा हूँ, तो जब मैंने लिखना शुरू किया यहाँ से और यहाँ तक, क्या मैं ऐसे पकड़ के बैठा रहूँ तो क्या लिख गया? नहीं ना। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे अपने हाथों में, अपने मूवमेंट में चेंजमेंट करना पड़ेगा। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, बोलना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा तभी आप लिख पाओगे। आपने कहा माता जी खाना बना रही हैं, तो माता जी सिर्फ आटा पकड़ के बैठी रहें, खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? उसके उनमें क्या करना पड़ेगा? चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर चेंजमेंट होता है वहीं पर क्या होता है? टाइम होता है। जो चेंजमेंट है वो टाइम की डायमेंशन में चेंज होता है। ठीक, टाइम समझ में आ गया क्या होता है? टाइम एक डायमेंशन है जो काम को करने में लगता है। ठीक, अच्छा, जब हम टाइम की बात करते हैं बेसिकली, तो टाइम होता क्या? ठीक है, टाइम आपने समझ लिया कि ये चेंजमेंट को रेफर करता है।
अच्छा अभी भी समझ में नहीं आया, चेंजमेंट को देखो कैसे है। अगर किसी चीज़ में चेंजमेंट यानी परिवर्तन बहुत ज़्यादा स्पीड से हो, कम टाइम में हो और स्पीड बढ़ा दी जाए, ठीक है। टाइम, जब स्पीड किसी चीज़ की बढ़ाओगे, समझो स्पीड होती है एक चीज़ डिस्टेंस होती है, और एक चीज़ क्या होती है, एक आपका टाइम होता है। मान लीजिए आपको कोई डिस्टेंस जो है वो तय करनी है, दूरी आपको कोई तय करनी है, तो जैसी जैसी आप स्पीड बढ़ाओगे वैसा ही वैसा टाइम कैसा होगा, स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम कैसा होगा, कम होगा, टाइम कम होगा। और क्या हो कि स्पीड को इतना बढ़ा दिया जाए कि टाइम बिल्कुल कैसा हो जाए, जीरो। स्पीड को अगर आप इन्फिनिट कर दोगे, स्पीड को कैसा कर दोगे, अनंत कर दोगे, तो याद रखना टाइम कैसा हो जाएगा, जीरो। फिर चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी यहाँ से। अगर किसी चीज़ का स्पीड इन्फिनिट कर दिया जाए और टाइम उसका जीरो हो जाए तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से फिरोज़ाबाद जाने के लिए आपको 25 मिनट का समय लगता है, या एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए अगर आपको आधे घंटे 1 घंटे का समय लगता है, और अगर वहीं आपको 0 घंटे का समय लगे या 0 सेकंड का समय लगे, तो आप चल कर जाओगे या गायब होकर जाओगे, गायब हो जाओगे दिखाई। क्यों? क्योंकि आपने स्पीड कैसी कर दी, अनंत, पता ही नहीं है, जिसको नापा ही नहीं जा सकता कितनी तेज़ है, और टाइम आपको 0 सेकंड लगा, यानी आपने टाइम 0 कर दिया। अगर किसी चीज़ का टाइम 0 कर दिया जाए तो क्या होता है, स्पीड जो है वो अनंत हो जाती है, और स्पीड अनंत हो तो टाइम 0 हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, खैर ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स वाले सर समझाएंगे आपके, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं टाइम की। तो टाइम रिप्रेजेंट करता है चेंजमेंट को, यानी चेंजमेंट कैसे कैसे होता है। तो चेंजमेंट जो है उसे हम समझ सकते हैं मेरे भाई कितने भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अगर हम पहला समझें तो ऐसा चेंजमेंट जो हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा परिवर्तन जो हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, उसको आप क्या कहोगे, प्रेजेंट कह दोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो आपको लिखता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, आपने तभी तो बोला लिख रहा हूँ। आपने कहा यह एक लड़का है, तो लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है ना, तभी तो आप बोल रहे हो लड़का है। यानी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको आप क्या कहोगे, प्रेजेंट कह दोगे। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो आपको पहले दिखी थी लेकिन अब नहीं दिख रही, तो क्या कहोगे, पास्ट। या आपने नहीं देखी, किसी और ने देखी होंगी। जैसे मैं कहूँ अकबर एक महान राजा था, तो जरूरी थोड़ा है कि आपने देखा हो, आपसे पहले जिन लोगों ने देखा होगा। यानी ऐसी चीज़ें जो आपने पहले देखी थी उसे क्या कह दोगे, ऐसा चेंजमेंट जो बहुत पहले हुआ हो वो क्या हो गया, पास्ट। और फिर एक आता है फ्यूचर, ठीक है। अगर मैं इनकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो टाइम इज़ रनिंग नाउ, टाइम विच इज़ रनिंग नाउ इज कॉल्ड प्रेजेंट। ऐसा टाइम जो कब है, अभी, नाउ, जो अभी चल रहा है उसको आप प्रेजेंट कहोगे, ठीक। और पास्ट का मतलब क्या हुआ, टाइम हैज़ गॉन, मतलब ऐसा टाइम जो जा चुका है, जो टाइम बीत चुका है उसे पास्ट कहोगे। और ऐसा टाइम जो अब आएगा उस टाइम को क्या कहोगे मेरे दोस्त, फ्यूचर कहा जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, फ्यूचर यानी पास्ट को आपने देखा है, पास्ट को आपने देखा है और प्रेजेंट को देख रहे हो, लेकिन फ्यूचर को आपने देखा नहीं है। इसके बारे में सिर्फ अनुमान लगा सकते हो, सिर्फ एजम्पशंस कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग इसको टेंस नहीं मानते हैं, ये बात अलग है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया टाइम क्या होता है। अब हम समझते हैं एक्शन क्या होता है, ठीक। इन दोनों शब्दों को समझना क्यों जरूरी है, टाइम को और एक्शन को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंस। जो टाइम और एक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अच्छा समझो, अगर हम एक्शन की बात करें तो ये या तो किसी डूइंग मतलब किसी कार्य को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी स्टेट को बताता है कि कोई भी काम कैसा है, कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट जहाँ पर शो करता है उसी चीज़ को स्टेट कहा जाता है। आप स्टेट समझते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम आगे समझने का काम करें तो देखो, अगर हम एक्शन को समझने का काम करें तो एक्शन एक स्टेट है, और एक्शन मतलब काम, और काम आप जानते हैं, काम को हम बोल सकते हैं प्रोसेस। काम को क्या कहा जा सकता है, प्रोसेस कहा जा सकता है। अब देखना ध्यान से कि टेंस बनते कैसे हैं। अगर हम प्रोसेस को कैटेगराइज करने का काम करें, अभी हमने टाइम को कैटेगराइज करने का काम किया, अगर हम प्रोसेस को कैटेगराइज करने का काम करें तो क्या होगा। देखो, ऐसा काम जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। जैसे मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ, मैं
लिख रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ तो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है ना, और आप कह सकते हो कि सर जो प्रोसेस है आपकी वो कंटिन्यू है। प्रोसेस कैसी है? कंटिन्यू प्रोसेस। बात समझ में आई? यानी ऐसा एक्शन जो अभी भी चल रहा है, ठीक? जो एक्शन चल रहा है इस एक्शन को आप क्या कहोगे? कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए मैं कहूँ, अभी ये था, मैंने कहा माताजी खाना बना रही हैं। मैंने क्या कहा? माताजी खाना बना रही हैं। तो मतलब प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि माताजी का खाना बनाना जो प्रोसेस है वो कैसा है? कंटिन्यू है, चल रहा है अभी, ठीक। लेकिन अगर आप कहते हैं माताजी ने खाना बना लिया है, माताजी ने खाना बना लिया है, तो आप समझ सकते हो कि वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसी हो गई? कैसी हो गई? प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। जब आपने देखा कि काम चल रहा है, आपके सामने हो रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, तो उसको आपने कह दिया कंटिन्यू प्रोसेस। और जब काम जो है वो पूरा हो चुका तो आपने उसको कह दिया कंप्लीट प्रोसेस। माताजी ने खाना बना लिया, मैंने पत्र लिख लिया, ठीक है, वह घर पहुंच गया है, इस तरह की अगर बातें करो तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई, ठीक। लेकिन अब एक प्रोसेस ऐसा आता है जिसमें क्या है कि आधा काम पूरा हो गया हो, यानी कुछ काम का हिस्सा जो है वो पूरा हो गया हो और कुछ जो है वो जारी हो। जैसे मैंने कहा माताजी 2 घंटे से खाना बना रही हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर अभी मैं मान लेता हूँ 8 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 8, ठीक है। और इससे पहले कहीं पर 7 भी बज रहे होंगे, इससे पहले कहीं पर 6 भी बज रहे होंगे, इससे पहले कहीं पर 5 भी बज रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात समझ सकते हो। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि माताजी 2 घंटे से खाना बना रही हैं, तो अभी अगर 8 बज रहे हैं तो माताजी ने खाना कब बनाना शुरू किया होगा? कब शुरू किया होगा? 6 बजे शुरू किया होगा, तभी तो 2 घंटे का समय हुआ आपको, ठीक। और क्या 8 बजे तक माताजी ने पूरा खाना बना लिया? नहीं ना, खाना पूरा तो नहीं बना। क्या है? खाना अभी भी चल रहा है, अभी भी। अगर आपने समझा कि 2 घंटे से खाना बन रहा है, मतलब 6 बजे खाना बनाना शुरू कर दिया होगा, तो 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो काम हुआ। जितना काम हो गया उसको आप क्या बोल दोगे? कंप्लीट। जो 2 घंटे में जो काम हुआ है उसको आप क्या कह दोगे? कि कंप्लीट है। और उसके बाद में जो चल रहा है इसे आप कह दोगे कंटिन्यू। यानी अब आगे की प्रोसेस कैसी है? कंटिन्यू है। आपने बोला माताजी खाना 2 घंटे से खाना बना रही हैं या 6 बजे से खाना बना रही हैं, तो इसमें कुछ तो एक्शन कंप्लीट हो गया है और कुछ अभी कंटिन्यू है। तो क्या ये एक्शन कंप्लीटली यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, ठीक। तो इसको आप कह देते हो सेमी कंप्लीटेड एक्शन, सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस, ठीक है जी। कौन सा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जो कुछ तो पूरा हो गया है लेकिन कुछ अभी भी चल रहा है, ऐसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे? सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस, ठीक। अच्छा, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपने 3 प्रोसेस समझ ली। जैसे आपने कहा माताजी खाना बना रही हैं, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको कि काम चल रहा है, ठीक। तो उसे आप कह दोगे कंटिन्यू प्रोसेस। और एक ऐसा जिसमें आप माताजी ने खाना बना लिया है, मतलब वो काम हो गया कंप्लीट, पूरा हो गया, ठीक, उसे आपने कह दिया कंप्लीट प्रोसेस। और एक काम ऐसा है जिसमें बनाना शुरू कब किया था ये बात तो पता है, लेकिन खत्म कब होगा ये बात नहीं पता, उसमें काम अभी भी चल रहा है। मतलब कुछ काम तो हो गया और कुछ काम अभी भी चल रहा है, ठीक। तो जैसे मैंने कहा कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो जब 2 घंटे से लिख रहा है, 2 घंटे से उसके अंदर चेंजमेंट हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो चेंजमेंट हुआ होगा, उसने कुछ ना कुछ तो वर्क कंप्लीट किया होगा। 2 घंटे में ऐसा तो है नहीं कि वो पकड़ के बैठा रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया होगा? कुछ ना कुछ लिखा होगा, यानी थोड़ा काम हो गया होगा और थोड़ा बाकी होगा। इसको आपने सेमी प्रोसेस कह दिया, सेमी कंप्लीटेड प्रोसेस, ठीक। 3 टाइप के प्रोसेस हो गए। अब एक चीज और समझ में आती है, कंटिन्यू प्रोसेस में अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन कंप्लीट नहीं होती, यानी अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू प्रोसेस में एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? अरे बोलो कैसा है? इनकम्प्लीट है। शाबाश, एक्शन आपका इनकम्प्लीट है। अच्छा, कंप्लीट। अगर हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो ये तो अपने आप में कंप्लीट हो ही गया, ठीक है जी, ये तो अपने आप में कंप्लीट है। और जब हम सेमी कंप्लीटेड की बात करते हैं तो ये कैसा है? ये भी इनकम्प्लीटेड है। आधा तो पूरा हो गया है, थोड़ा तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हमने सेमी कंप्लीट कहा। अब एक बात और समझ में आती है, जैसे यहां पर मैंने बोला कि माताजी खाना बना रही हैं, यहां बोला
माताजी ने खाना बना लिया है, और यहाँ बोल रहा हूँ कि माताजी 2 घंटे से खाना बना रही हैं। ठीक, अब एक बात क्या समझ में आती है, इन तीनों सेंटेंसेस का निचोड़ करने पर क्या समझ में आता है कि घर में खाना कौन बनाता है, माताजी बनाती हैं। मतलब एक ऐसी एक्शन होती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करती है मेरे दोस्त, किसका, इंफॉर्मेशन देने का, और इसका ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है हमारे पास में। ठीक है, तो इसे आप क्या नाम दोगे, इंडेफिनिट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, इंडेफिनिट प्रोसेस। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही 4 टेंस बनकर तैयार होते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने सरकार, आपके चेहरे की स्माइल मैं समझ रहा हूं, और आप यहीं पर इन्हीं के टेंस बनाकर तैयार कर देते हैं। जैसे अगर कोई प्रोसेस इंडेफिनिट है तो ये जो टेंस बनकर तैयार होता है, कौन सा टेंस बनकर तैयार होगा, इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट प्रोसेस किसी भी टाइम की हो सकती है। मान लीजिए अगर प्रेजेंट की कोई इंडेफिनिट प्रोसेस बता रहे हो, आपको पता नहीं कि कंप्लीट है या नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अच्छे बच्चे नहाकर स्कूल जाते हैं, तो अभी उन्होंने नहा लिया क्या, पता नहीं, हो सकता है नहा लिया हो और हो सकता है नहीं नहाया हो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक, तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में नहीं बता, लेकिन हमें एक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, एक सूचना बता रहे हैं कि ये काम अच्छे बच्चे करते हैं। ठीक, चलिए, तो इसको आपने क्या कह दिया, इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रेजेंट का भी हो सकता है और ये पास्ट का भी हो सकता है। हम कह अच्छे बच्चे नहाकर जाते थे और अच्छे बच्चे नहाकर जाएंगे, तो ये फ्यूचर हो गया। ठीक, अच्छा, जो कंटिन्यू प्रोसेस है सर, इसी को अगर हम टेंस में पढ़ने का काम करें तो इसी को कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम दिया जाता है, और कई किताबों में इसी टेंस को इम्परफेक्ट टेंस भी कह दिया जाता है। ठीक है दोस्त, कौन सा, इम्परफेक्ट टेंस, और कुछ किताबों में इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, घबरा मत जाना देख करके। चलिए, अब हम बात करते हैं कंप्लीट प्रोसेस की। तो समझो मेरे भाई, ऐसा प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है, इसको कौन सा टेंस कहा जाता है, परफेक्ट टेंस। और जो सेमी कंप्लीटेड है, मतलब जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारे पास में है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ऐसे टेंस को आप देखो, जितना कंप्लीट हो गया सेमी कंप्लीटेड है, तो जितना कंप्लीट हो गया उतना क्या हो गया, परफेक्ट। और जो अभी चल रहा है वो कौन सा टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनकर तैयार होता है। ठीक, अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये जितने सारे टेंसेस लिखे हुए हैं ना, ये यही सारे के सारे टेंसेस यही प्रेजेंट में आते हैं, यही पास्ट में आते हैं, और यही फ्यूचर में बनकर तैयार होते हैं। और बस इनको अगर समझना चाहते हो ना, तो एक्शन समझ लो, टेंस अपने आप समझ आ जाएगा। बात समझ आ गई? अगर आपने एक्शन समझ लिया कि जिस चीज की बात की जा रही है वो एक्शन है कैसा, अगर वो एक्शन इंडेफिनिट है, आप कह नहीं सकते कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो उसको आप इंडेफिनिट टेंस में बना दोगे। अगर एक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि चल रहा है, तो आप उसको किस में बना दोगे, कॉन्टिन्यूअस में बना दोगे। और जो एक्शन है वो पूरा हो गया, काम खत्म हो गया, तो आप उसको परफेक्ट में बना दोगे, चाहे कोई सा भी हो। और अभी थोड़ा काम पूरा हो गया और थोड़ा बचा हुआ है, तो आप उसे किस में करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बात समझ आ गई? इतनी बात लिखना चाहो तो लिख लो, फिर चलते हैं आगे। ओके, लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो, अभी आपने समझ लिया कि जो 4 टेंस हैं, हर प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं, वो बनते कैसे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे तरीका बेसिक वाला पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला। ठीक है, एडवांस वाली चीज़ें हम बाद में बताएंगे। पहले समझते हैं कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बोलते चलो मेरे साथ में, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो आपने इसमें समझा कि सर ये इंडेफिनिट एक्शन को शो करता है। कैसी प्रोसेस बताता है, इंडेफिनिट प्रोसेस, मतलब जो जिनका कोई टाइम निर्धारित नहीं है कि वो कंप्लीट है या नहीं है, ऐसी कोई बात पता नहीं है। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो समझ लीजिए ज़रा। जैसे आप किसी को कोई अपनी हैबिट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मेरे भाई, हैबिट, क्योंकि हैबिट हमेशा इंडेफिनिट होती है, आप कब करने लग जाओ कुछ नहीं पता। ठीक है, आप या तो हैबिट बताओ किसी को, या फिर किसी को अपने बारे में क्या दिया जाए, इन्फॉर्मेशन दिया जाए, किसी को सूचना दो कि मैं फलाने स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं सिकोहाबाद में रहता हूँ, या मैं आगरा में हर शनिवार जाता हूँ, इस तरह की बात अगर बता रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो भी कैसे होते हैं,
इंडेफिनिट प्रोसेस, जैसे आपने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो क्या घूम ली, पूरा परिक्रमा कर लिया? नहीं, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कहा कि घूम रही है, तो ऐसा भी नहीं है, मतलब कंप्लीट भी नहीं है और इनकम्प्लीट भी नहीं है, उसका पता ही नहीं चल रहा, बस वो घूमती है, बस इतना पता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इसी तरह से जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है या फिर कोई जनरल इंफॉर्मेशन है या जनरल ट्रूथ है या फैक्ट है कोई, ठीक है, तो अगर इस तरह की बातें अगर कहीं पर दी जा रही हैं तो ये सारी की सारी इंडेफिनिट प्रोसेस होती हैं और ये आपको बनानी किस टेंस में पढ़ेंगे बेटा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। ठीक है, हाँ देखो, अब आप कह रहे हो ताहे तीहे आता है, तो भाई ताहे तीहे भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो होता यही है। जैसे ताहे तीहे की अगर मैं बात करूँ, यानी मान लीजिए मैंने कहा यह एक तोता है, तो इसमें भी तो ताहे आ रहा है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से बनेगा? नहीं बन सकता। क्यों? ताहे तो आ रहा है लेकिन वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, आपने बोला कि यह एक कुत्ता है, तो इसमें भी ताहे आ रहा है। ठीक है, तो ये टेंसेस जो है वो इंडेफिनिट नहीं है, लेकिन इंडेफिनिट कब होता है? जब या तो आदत बताई जा रही हो या इन्फॉर्मेशन बताई जा रही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो। यानी आप कोई सेंटेंस पढ़िए, जैसे आपने कहा माताजी खाना बनाती हैं, तो ये कोई सूचना ही तो हो गई, मतलब साधारण सी बात जो है आप बता रहे हैं। ठीक है, या फिर आपने कहा मैं किसी स्कूल में पढ़ता हूँ, जो भी स्कूल का नाम लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपने कहा मैं आगरा में रहता हूँ, तो आप अपने बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा आप समझिए, अगर इनमें से कोई चीज़ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे कैसे? समझो पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए आपको टेंसेस को दो तरह से समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है मेरे भाई, पहला कौन सा? सेंटेंस हो सकता है अफर्मेटिव। सेंटेंस किस तरह का हो सकता है? अफर्मेटिव। बोलते चलिए मेरे साथ में, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, सेंटेंस हो सकता है अफर्मेटिव हो सकता है। ठीक, अच्छा, और दूसरा टाइप का जो सेंटेंस हो सकता है वो या तो होगा नेगेटिव या फिर होगा इंटेरोगेटिव। ठीक है जी, चलिए, या तो नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। ठीक, आप समझना जरा ध्यान से। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब हो गया साधारण वाक्य जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये भी कितने टाइप का हो सकता है? अरे बोल नहीं रहे हो? दो टाइप का हो सकता है। पहला कौन सा? ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, यानी ऐसा सब सेंटेंस जो कैसे सब्जेक्ट वाला है? सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है। और दूसरा ऐसा हो सकता है जो सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हो तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट में जो चीज़ें आती हैं वो रहता है आपका ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। ठीक है, इन बातों को आप कैसा मानोगे? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। और अगर वहीं पर लिखा हुआ हो आई, वी, यू या फिर दे या फिर एंड से दो बातें जुड़ी हुई हों, तो इन बातों को आप कैसा मानोगे? प्लूरल सब्जेक्ट मानोगे। ठीक है, समझो, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में इसमें जोड़ दोगे एस या ईएस। ठीक है, इसमें एस या ईएस जोड़ दोगे। इतनी कहानी आपको करनी है किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, याद रखना। और अगर प्लूरल है, आई, वी, यू, दे लिखा गया है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, इसके साथ में कोई एक्सटर्नल यूज नहीं होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि टेंस है कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब की लगाओगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चिपका दोगे एस या ईएस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने समझा या तो सेंटेंस हो इंटरोगेटिव या हो नेगेटिव, तो जरा नेगेटिव और इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स पर हम बात कर लेते हैं। देखें, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस की बात करोगे तो मुझे लगता है वो कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, किसी भी टेंस का क्यों ना हो। यही स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अच्छा, जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करी जाए अगर, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं आगे, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, नॉट दिया गया है तो नॉट लगाइए, नहीं तो मेन वर्ब लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि
WH टाइप वर्ड जो दिए जाते हैं प्रश्नवाचक शब्द, अगर बाकी के बीच में दिए गए हों हिंदी में तो उनको पहले लिख दिया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इस तरह की बातें। तो अब यहाँ मेन चीज़ ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कहीं आई नहीं असर्टिव सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा आपने और ऐसे ईएस लगा दी, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। ठीक, जब आपको नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो समझो यहाँ पर भी बातें हो सकती हैं। कितने टाइप की? कितने टाइप की? दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा हो सकता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट वही वाला ही, सी, इट और किसी का नाम, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यही वाला आई, वी, यू, दे। अगर ये बातें हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है। सुनो, अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब वाली चीज़ है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेरे दोस्त क्या लिखोगे? डज। और उसके बाद अगर नॉट आया है तो नॉट लिखिए, ठीक, और फिर आपको मेन वर्ब लिखना है, यानी इंटरोगेटिव होगा तो नॉट नहीं लिखना पड़ेगा ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डज हो गया और मेन वर्ब की जगह पर आप लिखोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या फिर से ऐसे ईएस लगाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डू अपने आप में एक क्रिया है और इसके साथ में ईएस पहले से ही लग चुका है। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। समझो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेरे दोस्तों यूज करना पड़ता है आपको डू, और मेन वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, अब वो बात डिपेंड करेगी कि अगर नेगेटिव है तो डू नॉट आएगा पूरा, डज नॉट आएगा, और अगर इंटरोगेटिव है तो डू या डज कहाँ आ जाएगा? आगे, और मेन वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा वह अखबार पढ़ता है। ये छोटा सा सिंपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, वह अखबार पढ़ता है। तो बताओ जरा कैसे करोगे? ही रीड द न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस सही है क्या? बताओ मेरे दोस्त। नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? जब आपने कहा वह अखबार पढ़ता है मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? ही, और सेंटेंस कैसा हुआ? अफर्मेटिव। टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो आप तुरंत वर्ब में लगा दोगे एस या यस। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा रीड्स द न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस अगर बोलना चाहूँ, आपने कहा हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने कहा वी और मैंने लिख दिया प्लेज क्रिकेट, बी प्लेज क्रिकेट। क्या ये सेंटेंस सही हुआ? गलत। गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जब दे सब्जेक्ट है या वी सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में वर्ब की लगाओगे फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको जो एस लगा हुआ है ये हटाना पड़ेगा, आपको सीधा बोलोगे बी प्ले क्रिकेट। बात समझ आ गई? अच्छा जी, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आपने कहा मोहन स्कूल जाता है। ओके, तो कर दोगे आप मोहन गो टू स्कूल। ये सेंटेंस सही हुआ? नहीं। अरे नहीं, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि किसी का नाम आ रहा है तो वर्ब में लगाना पड़ेगा एस या ईएस, तो आपको ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मोहन गोज टू स्कूल। बात समझ आ गई? अच्छा, एक और देख लीजिए। आपने कहा वे खाना बनाते हैं, तो आप क्या कहोगे? दे कुक फूड। सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लगाओ, फिर सब्जेक्ट को देखकर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा, ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मेन वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे नेगेटिव। अच्छा बेटा, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो कैसे बनाओगे? मैंने कहा वह अखबार नहीं पढ़ता है, वह अखबार नहीं पढ़ता है, तो बताना जरा कैसे बताओगे? वह अखबार नहीं पढ़ता है तो ही सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगा लिया। अब सेंटेंस है नेगेटिव, नहीं पढ़ता है, तो अब क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डज। तो आप बोल दोगे ही डज, और नेगेटिव है तो लगा दिया आपने नॉट, ही डज नॉट। अब रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। बात समझ आ गई? चलिए, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आपने कहा हम क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाना कि हम क्रिकेट
नहीं खेलते हैं। अच्छा कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले वही बात, वी, आप डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो आपको लगाना पड़ेगा डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, इसी तरह से आप इसको बनाएंगे, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये फर्स्ट वाले का नेगेटिव है, ये सेकंड वाले का है, और ये थर्ड वाले का है, और ये फोर्थ वाले का। दे कुक फूड, वे खाना बनाते हैं, तो इसे कैसे करोगे? वे खाना नहीं बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा दे डू नॉट कुक फूड। दे डू नॉट कुक फूड, वे खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, चारों सेंटेंस का नेगेटिव बन गया। अरे बोलो हाँ। हाँ जी, चलिए अब चलते हैं इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो जब इंटरोगेटिव बनाओगे तो इसमें दो तरह के इंटरोगेटिव हो सकते हैं, यानी अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, और बाकी के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो वही प्रश्नवाचक शब्द आपको पहले रख देना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर मैं इन्हीं का क्या से शुरू होने वाला वाक्य बनाऊं तो कैसे बनेगा मेरे भाई? पहला सेंटेंस है वह अखबार पढ़ता है, तो इसका क्या से शुरू कैसे करोगे? क्या वह अखबार पढ़ता है, ऐसे तो बोलोगे, क्या वह अखबार पढ़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखा गया है तो आप लिखोगे डज। क्यों डज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर। ठीक है, डज ही, फिर लिखोगे रीड्स। है, मास्टर ने गलत लिख दिया। अरे नहीं, रीड्स आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब डज आप पहले लिख चुके हो तो दोबारा से एस या एस नहीं आता, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, डज ही रीड द न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार पढ़ता है, पहला सेंटेंस का इंटरोगेटिव। ठीक, अच्छा दूसरे वाले का इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? दूसरा क्या है? वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका क्या होगा? डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। ठीक, इसी तरह से अगले वाले का मोहन गोज टू स्कूल। बताना कमेंट में बताओ फटाफट से क्या होगा। शाबाश, क्या होगा? डज मोहन गो टू स्कूल, डज मोहन गो टू स्कूल। ओके, अगला है दे कुक फूड, तो इसका क्या हो जाएगा? डू दे कुक फूड। ठीक है जी। अच्छा, आप कर लोगे सेंटेंसेस पक्का? चलो, मैंने कुछ यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको वीडियो को एंड में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप देख करके और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताओगे फटाफट से। ठीक है, सभी को आंसर करने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, कीप वॉचिंग अस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।